हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल ऑफ टारगेट 9। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं इंपॉर्टेंट आइटम टाइप्स कवर करती हूँ हर एक मॉड्यूल की। तो आज दिन है रीडिंग की इंपॉर्टेंट आइटम टाइप डिस्कस करने का। आपको पता है रीडिंग में इंपॉर्टेंट आइटम टाइप सबसे कौन सी है? बता सकते हैं मुझे कोई भी? रीडिंग में वैसे तो हमारे पास इन टोटल 5 आइटम टाइप्स हैं रीडिंग मॉड्यूल में। कौन कौन सी है वो? मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस, reorder paragraphs, reading filling the blanks and reading and writing filling the blanks। तो 5 आइटम टाइप्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम टाइप है वो कौन सी है? रीडिंग के ब्लैंक्स। अब ब्लैंक्स की बात करूं तो वो कोई भी ब्लैंक्स हो, चाहे वो रीडिंग के ब्लैंक्स हैं चाहे वो रीडिंग एंड राइटिंग के ब्लैंक्स है, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमारे ब्लैंक्स अच्छे हैं, अगर हमें टिप्स टेक्निक्स स्ट्रैटेजीज आती हैं इनको अटेम्प्ट करने की, तो आपका जो स्कोर है वो श्योर शॉट है ही है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको टिप्स टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ। तो फटाफट से रेडी हो जाइए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पीपीटी ऑफ रीडिंग फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है जी, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? अब स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें देखते साथ ही ब्लैंक्स को ना एक माइंड में फोबिया हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मे बी आपकी स्ट्रैटेजी ही ठीक नहीं है। तो सिर्फ 3 स्ट्रैटेजीज हैं, आज मेरे साथ डिस्कस कर लो और उसके बाद आज ही खुद अप्लाई करके भी देखोगे ना तो आज ही कहोगे यस इट वर्क्स वंडर फॉर मी। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है? स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग एंड स्कैनिंग का पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट डज इट मीन। स्किमिंग क्या होता है? जब आपको एक पैराग्राफ गिवन है आप उसे स्किम करो। स्किम मीन्स फटाफट से गो थ्रू कर लो ऊपर ऊपर से। वी डोंट हैव दिस मच टाइम कि मैं हर एक वर्ड को हर एक लाइन को डिटेल में रीड करूं। ठीक है, तो फटाफट से जैसे मेरे पास पैराग्राफ आता है मैंने उसे स्किम कर लेना है, फटाफट से ऊपर ऊपर से पढ़ के देख लेना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, अब मैंने जब समझ लिया इसको, then comes the scanning part. Scanning means now I'm looking for the specific information. अब जब मैंने पूरा पैराग्राफ फटाफट से पढ़ लिया उसके बाद मुझे देखना है कि इस लाइन में इस वर्ड पे किस टाइप का वर्ड मोस्ट सूटेबल होगा। उसके लिए फिर मुझे स्कैनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे डिटेल में उस लाइन को रीड करना पड़ेगा so that I can find that specific word। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। आज ये प्रैक्टिस आप करेंगे एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, अगली स्ट्रेटेजी जो आती है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टोन। 2 चीजें। अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर मींस मैंने लाइन को रीड किया तो मुझे समझ आ गया, जब मैंने स्कैनिंग या स्किमिंग की थी तभी मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस बारे में डिमांड कर रहा है, क्या चाहिए मुझे, ग्रामेटिकल वर्ड किस टाइप का वहां पर चाहिए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, मुझे एस वाला वर्ड चाहिए, मुझे ईएस वाला वर्ड चाहिए, मुझे सिंगुलर चाहिए, प्लूरल चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी। तो ग्रामेटिकल रेंज हमें समझनी पड़ेगी, प्लस उसके साथ मुझे ये भी देखना है जो इजीएस्ट वे है वो बता रही हूं। अब टोन अंडरस्टैंड करो। टोन मींस जब मैंने एक लाइन पढ़ी, जब मैंने उसको स्कैन कर लिया, मुझे इजीली पता चल गया कि यहाँ पे जो लाइन डिमांड कर रही है वो पॉजिटिव टोन की है या नेगेटिव, तो मैं उसी टाइप का ही वर्ड सर्च करूंगी नीचे वर्ड बैंक में से। नहीं समझ आया? नो प्रॉब्लम। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ करके कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है। उससे पहले ये चीज समझ लो कि एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी वर्ड ऐसा ढूंढ लिया जो पॉजिटिव टोन का चाहिए या नेगेटिव का, उस रिलेशन में मुझे एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी से ये पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिए तो मैं नेगेटिव एलिमिनेट कर दूंगी, अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो मैं पॉजिटिव एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ ताकि आप इसको एक्चुअल में अप्लाई कर सके, क्योंकि स्ट्रैटेजीज तो आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप कहीं पे भी देखोगे, गूगल सर्च करोगे स्ट्रैटेजीज टू अटेम्प्ट ब्लैंक्स, बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है, यहां मिलेगा। चलो अप्लाई करके देखते हैं। नाउ आई एम हैविंग द ब्लैंक। ठीक है, ये पैराग्राफ गिवन है मुझे, ये वर्ड बैंक गिवन है नीचे। अब अगर मैं इसे रिलेट करूं पिछली स्लाइड के साथ जहां पे मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं, लेट्स हैव अ लुक। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रेजुएशन गिफ्ट्स सीम्स टू बी अलाइव एंड वेल। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग ग्रेजुएशन गिफ्ट्स की बात हो रही है, सीम्स टू बी अलाइव वेल, बहुत अच्छी बात हो रही है, पॉजिटिव टोन आ रही है। ठीक है, डिस्पाइट डैश इकोनॉमिक टाइम्स। अब डिस्पाइट का मतलब क्या है?
इस वर्ड ने मुझे, डिस्पाइट ने मुझे ये बता दिया कि मुझे किस टाइप का वर्ड चाहिए। पहली बात तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डिस्पाइट का मतलब क्या है, कहां पर डिस्पाइट यूज होता है। डिस्पाइट एक ऐसा कनेक्टर है जहां पे दो सेंटेंसेस यूज होते हैं और दोनों कौन से होते हैं, ऑपोजिट नेचर के। अब अगर मैं डिस्पाइट से पहले बात करूं तो सारा कुछ पता चल रहा है, मुझे गिफ्ट्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली इट इज पॉजिटिव, वेल मींस इट इज पॉजिटिव। तो मैंने नेचर ऑब्जर्व कर ली, मैंने टोन ऑब्जर्व कर ली, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, टोन। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट नाउ। तो टोन मैंने ऑब्जर्व कर ली तो मुझे पता चला यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आएगा। यहां पर पॉजिटिव वर्ड है तो डिस्पाइट के ऑपोजिट आ जाएगा वर्ड। डिस्पाइट का ऑपोजिट मींस एक नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो नाउ आई हैव टू लुक कि जो मुझे नीचे वर्ड बैंक गिवन है इसमें नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, जेनरस, जेनरस मींस काइंड, पॉजिटिव वर्ड है। हार्ड, हार्ड हो सकता है नेगेटिव। क्रिएटिव, क्रिएटिव बहुत ज्यादा क्रिएटिव है वो अपनी स्टडीज में, अपने काम में, पॉजिटिव वर्ड है। सम्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव में तो कोई बात नहीं है सम्स की। फेवरेबल, फेवरेबल मींस फेवर में कब बात करनी, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव वर्ड। तो द गुड पार्ट इज मुझे पता चल गया वर्ड बैंक को रीड करते ही कि मुझे एक ही वर्ड मिला है जो कि नेगेटिव नेचर का, एंड दैट इज हार्ड। तो आई एम श्योर कि जो आंसर लगेगा यहां पर क्या होगा, वो हार्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे ना अपनी स्ट्रैटेजीज को तो 100% आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे आ जाइए। A recent study in the US has shown that while families may not have as much to spend, they are being more dash in the gifts they bestow. तो recent study ने क्या बताया कि जो families हैं they may not have as much to spend, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है। Okay, they are, तब भी वो क्या है, they are being more dash in the gifts। तो जो वो गिफ्ट्स देते हैं उसमें स्टिल वो क्या है, generous है, generous means kind है। क्रिएटिव, क्रिएटिव हो सकता है, ओके देखते हैं। सम्स हैं, मोर सम्स इन द गिफ्ट्स, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दे आर मोर फेवरेबल इन द गिफ्ट्स, फेवर में है किस चीज की, गिफ्ट्स की फेवर में है। दे आर मोर फेवरेबल, फेवरेबल भी आ सकता है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस पढ़ूं कि वो बहुत अच्छे तरीके से गिफ्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, और उनके पास इतना पैसा नहीं फिर भी वो बड़े अच्छे तरीके से गिफ्ट्स को क्रिएट करके देते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए, दे आर बीइंग मोर क्रिएटिव। जो भी वो गिफ्ट्स देते हैं चाहे उनके पास पैसा कम है, स्टिल वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दे देते हैं गिफ्ट्स को। सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ लिया, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, आगे आ जाइए। लैविश सेलिब्रेशंस, लैविश। अब हमने कॉन्टेक्स्ट को रीड करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, लैविश, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशंस कर रही, एंड लार्ज लंप। अब देखो कॉन्टेक्स्ट मुझे ये भी बताता है जब एंड आ जाता है, एंड से पहले जिस टाइप का वर्ड है उसी नेचर का वर्ड यहां पर भी आएगा। अब लैविश सेलिब्रेशंस, बहुत अच्छी सेलिब्रेशंस, एंड लार्ज लंप डैश, लंप के साथ क्या आएगा, बहुत सारी, बहुत सारी। लैविश भी बहुत सारी था, एंड लार्ज लंप, लंप जनरस, बात नहीं बनी। लंप हार्ड, मेरा लग चुका है हार्ड। क्रिएटिव, आई एम ऑलरेडी डन विद द क्रिएटिव वर्ड। सम्स, लार्ज लंप सम, यस ऑल्सो लार्ज लंप सम सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अब कुछ बच्चों को ये पता होता है कि लम के साथ सम आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों आएगा। सो यू मस्ट नो कि इसके पीछे क्या फंडा है, लम के साथ सम क्यों आएगा। डू यू नो दिस थिंग, एनीबडी? लम के साथ सम क्यों आता है? लम के साथ सम इसलिए आता है बिकॉज इट इज अ कोलोकेशन। कोलोकेशंस, अब कोलोकेशंस क्या होती हैं? देखो जी, कोलोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। रीडिंग जब हम कर रहे हैं, रीडिंग में काफी सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जो कोलोकेशंस पे बेस्ड होंगे आपके। कोलोकेशंस मींस, को मतलब दो, लोकेशन मींस जब दो वर्ड्स की लोकेशन इकट्ठी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, कोलोकेशंस। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये तो आपने बता दिया कि ये कोलोकेशन है, हमें कैसे पता चलेगा और कोलोकेशंस आएंगी? तो गूगल में जाइए, वहां पे डालिए पीटी एकेडमिक कोलोकेशन लिस्ट, you will get the list of collocations। हर रोज के 2-2 पेजेस वहां से पढ़िए, it will really help you a lot to solve your reading blanks, trust me। okay, चलिए, आई होप ये आपको स्ट्रैटेजीज लिंक करनी आ गई हैं। आगे बात करते हैं। अब आप कहते हो कि स्ट्रैटेजीज तो पता चल गई, लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स भी तो होते हैं कोई चीज, ठीक है, तो अब वो ग्रामेटिकल रूल्स कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये वर्ड किस टाइप का वर्ड है, वो भी मैं बताती हूँ। चलिए आगे चलते हैं।
सबसे पहले ग्रामेटिकल रूल्स। अब ग्रामेटिकल रूल्स तो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ 2-3 रूल्स लेके आपको समझाऊंगी कि इन रूल्स को मैंने अप्लाई कैसे करना है अपने सेंटेंसेस में, अपने मैंने फिगर आउट करने हैं करेक्ट ब्लैंक्स, तो मैं वो कैसे करूंगी। अब ग्रामेटिकल रूल कहता है फर्स्ट, इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर टू, अगर टू के बाद कभी भी डैश मिलता है आपको पेपर में, टेस्ट में जब भी आप कर रहे हो, तो हमेशा क्या आएगा, टू के बाद आएगा वर्ब, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन केस ऑफ वर्ब, जहां पर वर्ब रिक्वायर्ड है, तो टू के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अब वर्ब होता क्या है, ठीक है, अब ये भी चीज पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इफ देयर इज अ ब्लैंक आफ्टर टू, टू के बाद आएगा वर्ब, वर्ब मीन्स कोई काम करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं खेलने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू, मैं कोई काम करने जा रही हूं, क्या काम है यहाँ पे, प्ले, तो प्ले, प्ले, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड, राइट, तो हमेशा टू के साथ क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब वर्ब रिक्वायर्ड है वहां पे। तो उसका कॉन्टेक्स्ट को समझिए, फिर देखिए कि टू कहां पर है, और नीचे ऑप्शंस में से फटाफट से देख लो कि कितनी वर्ब्स हैं, तो 2 से 3-4 वर्ड्स तो 100% आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द करेक्ट आंसर विल बी ऑब्वियसली मोर। ठीक है, आगे आ जाओ, इफ देयर इज अ ब्लैंक ऑफ बिटवीन, बिटवीन ए एंड द, अब आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश के, देयर आर 3 आर्टिकल्स ऑफ इंग्लिश, ए एंड द 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश के। अब मैंने आपको बोला कि जब आर्टिकल और नाउन इन दोनों के बीच में जब भी कभी डैश आ जाता है ना, तो आपने बस क्या देखना है, वहां पर एक एडजेक्टिव, आपके वर्ड बैंक में जितने भी एडजेक्टिव्स गिवन हैं उसमें से देखो कौन सा सूटेबल है और वो लगा दो, आपका आंसर 100% ठीक होगा। ठीक, थर्ड रूल कहता है, इफ देयर इज ब्लैंक आफ्टर इट, विच या दैट, इन 3 चीजों को ना माइंड में रख लो, नोट कर लो प्लीज, इट, विच एंड दैट, जब भी इसके बाद डैश आ जाता है आपको ब्लैंक्स में, तब आपने क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले का, प्ले के साथ क्या आया, प्लेज। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस, ये किस केस में लगेगा, व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। ठीक है, अब आई होप कि आपको चीजें ये रिलेट करनी तब आएंगी जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको दिखाऊंगी, अभी समझ तो आ गई आपको। चलो इसको अब मैं रिलेट करके दिखाती हूँ, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से पहले मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मैंने वर्ड्स बोले इनके मीनिंग्स भी तो पता हो ना आपको, तब आप बेस्ट रिलेट खुद से कर पाएंगे। अब मीनिंग्स क्या है, जैसे एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैंक्स में मोस्टली आप ये चीजें ऑब्जर्व करेंगे कि एडजेक्ट, मैंने आपको बोला यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, अब आपको पता ही नहीं एडजेक्टिव क्या है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ब आएगा, नाउन आएगा यहाँ पे, तो ये चीजें मुझे कैसे पता चलेंगी, और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला वर्ड है जो वो नाउन है सॉरी, कि ये वाला वर्ब है वो जो एडजेक्टिव है। ठीक है, सो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं नाम को। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। जैसे शी इज अ गर्ल अगर मैंने बोला, तो शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल क्या है, उसको बता रही है, पर्सन की क्वालिटी बता रहे हैं हम, है ना, कि वो कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब आपको पता है कि मुझे कहीं पर भी एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव का मतलब क्या है। ठीक, वैसे ही आपको नाउन, नाउन क्या होता है, मोस्टली हम देखेंगे कि इस वर्ड के बाद ना मुझे नाउन चाहिए। अब आप कहोगे ये कैसे पता चलता है, और क्या होते हैं नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं, नेम को ही तो नाउन कहते हैं हम, नाउन मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी का भी जो नाम है वो नाउन है। ठीक है, अब मैं कहूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, यस स्टूडेंट भी नाउन है, लेकिन आप भी स्टूडेंट है और जो मेरे साथ बगल में बैठे हैं वो भी स्टूडेंट है, तो वो भी स्टूडेंट है नाउन, आप भी स्टूडेंट है नाउन, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होती हैं, अभी मैंने आपको बताया कि टू के बाद जब भी डैश आएगा तो कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पर वर्ब होता क्या है, वर्ब होता है काम करना, कोई भी वर्ब। अंडरस्टैंड द डायनामिक नेचर ऑफ द वर्ब्स इन कन्वेइंग द एक्शंस, एक्शन में काम कर रही हूं, मैंने बोला कि मैं खेलने जा रही हूं, आई एम गोइंग टू प्ले, तो मैं क्या काम करने जा रही हूं, प्ले करने जा रही हूं। लेकिन अब मैंने आपको यह भी बताया कि इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब मैंने बोला प्लेड, तो ये प्लेड क्या बता रही है, टाइम का फ्रेम बता रही है। ठीक है, तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है, इन 3 चीजों का, क्योंकि मोस्टली जो आपके ब्लैंक्स होंगे वो इस पे डिपेंडेंट होंगे। ठीक है जी, आई होप ये चीजें क्लियर हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जो मैंने यहाँ पे आपको
ग्रामेटिकल रूल्स बताए हैं, इनको हमने अप्लाई कैसे करना है। लेट्स डू सम प्रैक्टिस। ओके, चलो तो अब ये प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं, जो पीछे मैंने ग्रामेटिकल रूल्स आपको बताए हैं कि इनको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, लेट्स रीड इट। एलिफेंट्स हैव अ वेरी डैश कम्युनिकेशन सिस्टम। अब मैंने क्या बोला, एलिफेंट्स हैव अ वेरी, कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब सिस्टम किसी का नाम है, कम्युनिकेशन सिस्टम का नाम है, किस टाइप, कौन सा सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये आ गया नाउन। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एलिफेंट्स हैव क्या था, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, ए एंड द, तीन आर्टिकल्स हैं। जब भी आर्टिकल और नाउन में डैश आ जाए तो हम किस टाइप का वर्ड यूज करेंगे, एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बताएंगे। अब मैंने ये देखना है कि जो उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसा है। डिस्टेंट हो सकता है कम्युनिकेशन सिस्टम, क्वालिटी नहीं है। वैरायटी कम्युनिकेशन सिस्टम, नहीं बात बन रही। फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम, नो। रेंजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम, अपार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, मुझे क्वालिटी चाहिए, अच्छा है कम्युनिकेशन सिस्टम, बुरा है, इजी है, डिफिकल्ट है, कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है। साउंड्स कम्युनिकेशन सिस्टम, नो। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, तो जो सिस्टम है एलिफेंट्स का वो कैसा है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। यस, इट इज मेकिंग सेंस, है ना। तो मैंने स्ट्रेटजी और ग्रामेटिकल रूल पिछला अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो आई गॉट दिस वर्ड, दैट इज कॉम्प्लेक्स। आगे आ जाइए। When they are near each other, जब वो आपस में इकट्ठे हैं, वो क्या यूज करते हैं, they use verbal and visual signals to express क्या एक्सप्रेस करने के लिए, वाइड डैश ऑफ इमोशंस। फटाफट से ट्रांसलेट करो, अपने माइंड में ट्रांसलेशन करो। ठीक है, तो क्या आया यहाँ पर, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करने के लिए क्या, वाइड डैश ऑफ इमोशंस, वाइड डिस्टेंट ऑफ इमोशंस, वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस हो सकता है, वाइड फैमिली ऑफ इमोशंस, नो सेंस। वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस, ये भी हो सकता है। अब जैसे ही मेरे माइंड में आया रेंज, वाइड रेंज, फटाफट से मैंने रेंजिंग लगा दिया। स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस, बट एक्चुअली दिस आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि रेंज होता है, उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी ऑप्शंस दी हैं कि आप फटाफट से गलत आंसर लगा लो। तो वाइड रेंजिंग इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, इट इज एक्चुअली द वाइड रेंज ऑफ इमोशंस, बट ये आंसर अगर मैं लगाऊंगी तो इट विल बी रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस, वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस। उसके बाद मैंने आपको बोला आप एक बार ना प्रूफ रीडिंग जरूर करो, कि जो भी मैंने लगाया इमीडिएटली उसको लाइन को पढ़ के ट्रांसलेट करके देख लो कि इसकी सेंस बन भी रही है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब मैं आंसर मार्क कर रही हूँ वहां पे मुझे लगता है कि ये सेंस बना रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैं रीड करके देखूंगी उसको तो मुझे पता चल जाएगा नो, इट इज एक्चुअली रॉन्ग। ठीक है, तो विजुअल साइंस टू एक्सप्रेस वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस, ओके परफेक्ट। एज दे मूव फर्दर, अब पीछे उसने क्या कहा था, व्हेन दे आर नियर ईच अदर, जब वो आपस में इकट्ठे हैं तो वो क्या करते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस यूज करते हैं। लेकिन एज दे मूव फर्दर डैश, लेकिन जैसे ही वो आगे ऐसे मूव करते हैं, कैसे, आई डोंट नो, दे यूज लेस कॉमन रंबलिंग, ये समथिंग दैट कैन बी हर्ड। ओ, मुझे क्लू मिल गया, एक और क्लू, दैट कैन बी हर्ड। मैंने जब स्कैन किया, मैंने डीपली उसको रीड किया स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हम सुन क्या सकते हैं, डिस्टेंट, वेराइटी, फैमिली, रेंजिंग, क्या सुन सकते हैं हम, अपार्ट, साउंड्स, साउंड्स को सुन सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर है मेरा आंसर, रंबलिंग साउंड्स दैट कैन बी हर्ड ओवर 2 किलोमीटर्स अवे। लेकिन आई एम स्टिल लेफ्ट विद वन ब्लैंक, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब आपस में इकट्ठे हैं तो वो वैरायटी ऑफ इमोशंस यूज करते हैं, लेकिन वो जब क्या हो जाते हैं, अब मुझे अंडरस्टैंडिंग, अब मैं अगर इनमें ऑप्शंस ना भी देखूं तो मैं एक और स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूँ, नोट कर लो, बहुत हेल्प करेगी आपको। प्रिडिक्ट द आंसर, किस टाइप का वर्ड चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं इनको ना देखूं ना, जब मैं इसको देख लूं तो मेरा माइंड इनमें ट्रैप पूरा हो जाता है कि मैंने इनमें से ढूंढना है वर्ड। लेकिन अगर मैं इनको ना देखूं, मैं यहाँ पे देखूं, मुझे किस टाइप का वर्ड चाहिए, आप बताइए मुझे, कि जब वो आपस में इकट्ठे हैं तो वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस यूज कर रहे हैं, लेकिन जब वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अलग का मतलब क्या है, दूर, दूर का मतलब क्या है, अपार्ट, अपार्ट, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग। ठीक है, टीचर बोलते हैं ना आपको, सिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अलग अलग बैठो क्लास में, तो अपार्ट। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रैटेजी भी क्लियर हो गई कि प्रिडिक्ट करो आंसर बिफोर यू मार्क द करेक्ट ऑप्शन। जब आप प्रिडिक्ट कर लोगे उसके बाद नीचे देखोगे ना, आपको कई बार तो सेम वर्ड ही मिल जाएगा, कई बार सिमिलर वर्ड, उसके रिलेटेड वर्ड मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि मुझे किस टाइप का यहाँ पर वर्ड चाहिए। ठीक है जी, चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं टू हेल्प यू गिव द क्लैरिटी, टू हेल्प यू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। चलिए आइए आगे, चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
अब फटाफट से मैं क्या करूंगी इसमें, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। स्किमिंग कर ली मैंने, फटाफट से मैंने देखा कि यूजिंग क्वेश्चनियर्स टू गैदर इंफॉर्मेशन पीपल इज वेल यूज्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी डैश, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी क्या है, ओके। अब मुझे ये चीज तो पता चल गई सबसे पहले कि एन इजी, तो एन का मतलब क्या है, सिंगुलर, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि सिंगुलर हो। तो फटाफट से मैंने देख लिया इसमें से कौन से सिंगुलर है, ऑप्शन सिंगुलर है, अपॉर्चुनिटी सिंगुलर है, सिलेक्शन सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो दैट मीन्स 7 में से सिर्फ कितने वर्ड्स रह गए, 4 वर्ड्स रह गए जो इसमें से एक आंसर बनेंगे, ठीक है। अब देखो, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी डैश, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी रेट, रेट नहीं हो सकता ग्रामेटिकली। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी सिलेक्शन, इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी अपॉर्चुनिटी, या फिर ऑप्शन। अब अगली लाइन में जब मैं रीड करूं तो इट इज कंसिडर्ड टू बी एन इजी ऑप्शन, बट इन रियलिटी इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। यस, it is making sense. So the answer here will be, it is considered to be an easy option, but in reality it is difficult. Okay. आगे आ जाइए, क्वेश्चन टाइप, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, दिस एंड दिस, ये 3-4 चीजें जो भी मैंने रीड की आर सम ऑफ मैनी, मैनी मोर देन वन। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चल गया, ये जो मैंने क्रॉस किए थे ना 3 प्लूरल्स, इनमें से आंसर आएगा मैनी क्या है, एक से ज्यादा। तो अब क्या आएगा, ये चारों चीजें क्या है, आर सम ऑफ द मेनी डैश, मेनी इन्फ्लुएंसेस, मेनी रिक्वायर्स, 100% गलत है ग्रामेटिकली, मेनी फैक्टर्स, मेनी फैक्टर्स, ठीक है। ऐसे आप इसको रीड करके, ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में देखो और फिर फिट करो, ठीक है। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको, फटाफट से आपको खुद ही पता चलने स्टार्ट हो जाएंगे कि ये वर्ड यहाँ पे ग्रामेटिकली सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। Which all need to be carefully considered when designing the questionnaire. Another issue, एक और issue, okay, एक singular, which, अभी मैंने ये रूल आपको पीछे बताया पिछली स्लाइड में, ग्रामेटिकल रूल क्या था हमारा कि it, which या that के साथ क्या लगता है यहाँ पर, verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस s या es, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इशू एक इशू है, which है, तो मुझे यहाँ पे वर्ड चाहिए जो कि फिर से प्लूरल है, ठीक है। अब फैक्टर्स तो निकल गया ऑलरेडी, which influences some deliberation या which requires some deliberation, ठीक है। अब साथ में से सिर्फ 2 रह गए जिसमें से मैंने चूज करना है, तो which requires, influence होता है प्रभाव, which requires जिसको चाहिए, which requires some deliberation, requires some deliberation is how to ensure a high response ऑप्शन, हाई रिस्पॉन्स अपॉर्चुनिटी, हाई रिस्पॉन्स क्या होगा, फटाफट से बताइए, हाई रिस्पॉन्स क्या होता है, रेट ही होता है। क्यों, क्योंकि इट इज अगेन कॉलोकेशन, फिर से आई है ये कॉलोकेशन, पहले भी आई थी। तो कॉलोकेशंस रीड करनी पड़ेंगी आपको अगर ब्लैंक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करने हैं। डेली बेसिस पे पीटी की कॉलोकेशन लिस्ट ओपन करिए, 2-2 पेज हर रोज रीड करने स्टार्ट कर दो, यू विल बी ऑन द राइट ट्रैक जब तक आपका पेपर आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हैं, अब स्ट्रैटेजीज क्लियर हो गई हैं कि हमने अप्लाई करनी कैसे है क्वेश्चंस में। आप भी अप्लाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करिए, आई विल रिवर्ट यू, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अब टिप्स टू इम्प्रूव, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या टिप्स चाहिए इंप्रूव करने के लिए हमें रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट इज एंगेज इन रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस विद मॉक टेस्ट, ये तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलर, हर एक प्रेजेंटेशन में आपको मैं बताती भी हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप कंफर्टेबल हो जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट करिए, सेक्शनल टेस्ट करिए, ठीक है, और फिर देखो कि क्या एक्यूरेसी आ रही है। नेक्स्ट इज सीक फीडबैक फ्रॉम प्रोफेशनल्स। अब आपने टेस्ट तो अटेम्प्ट कर लिया, आपने देख लिया कि मेरे 20 में से 10 ठीक है, मेरे 20 में से 12 ठीक है, लेकिन आपने कभी चेक जज किया कि मुझे जो 8 गलत हैं उसकी कोई समझाए, उसकी फीडबैक दे मुझे, कि मुझे पता चले कि वो क्यों गलत है। वहां पर आपको चाहिए हेल्प ट्रेनर्स की, जो आपको बता सकें कि व्हाई दिस इज रॉन्ग, सो दैट आप वो गलती दोबारा से ना करें। तो फीडबैक्स लो, ठीक है। नेक्स्ट इज यूटिलाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड इंटरैक्टिव टूल्स टू एनहांस योर कंपिटेंसी इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। अब क्या करना है आपको, ऑनलाइन बहुत सारे सैंपल्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हैं जो प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे पास आइए, हम आपको पोर्टल प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप ऑनलाइन खूब सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, अब क्या चीजें हैं जो आपने अवॉइड करनी है, मिस्टेक्स टू अवॉइड,
क्या चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है ताकि आपके आंसर्स गलत ना हो। फर्स्ट इज इंट्यूशन। अब मुझे ऐसी इंट्यूशन हो रही है कि यहाँ पर ये वाला वर्ड ही आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं ऐसे कि मुझे लग रहा है कि यही वाला वर्ड आएगा, चलो लगा देते हैं। प्लीज डोंट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमने अंडरस्टैंडिंग बनानी है, स्ट्रेटेजी लगानी है, आंसर तब लगाना है। ठीक। नेक्स्ट इज डोंट फॉल इनटू ट्रैप ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। अब मुझे कुछ ऐसा लगा कि वहां पे ना एक पैराग्राफ में वर्ड था इकोनॉमिकल और ऑप्शंस में नीचे आ गया इकोनॉमिक, तो मुझे लगा कि वो मिलते जुलते वर्ड्स हैं, सेम सेम वर्ड हैं उसके। ठीक है, तो मैं यही वर्ड लगा देता हूं। तो दीज आर द डिस्ट्रैक्टर्स। बच्चे आप उसको रीड तो करो, एक बार ग्रामेटिकली देखो तो सही सेंस बन भी रही है या नहीं। अगर आप समझ के करोगे तो रीडिंग डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, इट इज द इजीएस्ट वन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो सिर्फ टिप्स टेक्निक्स जो मैंने आपको यहां सिखाई हैं, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अब आपकी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 10-10 मिनट एक ही ब्लैंक को लेके बैठे रहते हैं। भाई प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एक बार तो आपने ये प्रैक्टिस कर ली कि मैं एक्यूरेटली कर पा रहा हूं या नहीं। दूसरी चीज ये भी देखो कि जो मैंने आंसर्स ठीक किए हैं वो कितने टाइम में किए हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन को 5 या 10 मिनट लगा दिए, तब भी आपका पेपर में टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2.5 से 3 मिनट का टाइमर। पहले तो आप टाइम लो, चाहे 5 मिनट लो, चाहे 6 मिनट लो, एक क्वेश्चन को करने में करो। पहले अंडरस्टैंड करो टेक्निक्स को, जब आपको अप्लाई करनी आ जाती है उसके बाद आओ टाइम मैनेजमेंट पे। अब ये देखो कि मैक्सिमम 3 मिनट्स दो अपने आप को और देखो कि मैं टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ, एक्यूरेटली कर पा रहा हूँ ब्लैंक्स या नहीं कर पा रहा। ठीक। एंड द लास्ट इज लैक ऑफ वोकैबुलरी एक्सपेंशन। अब मुझे पता चला, जैसे मैंने आपको कहा कि 20 में से मेरे तो 12 ठीक है। अब वो जो 8 गलत है वो क्यों गलत है? ऐसा तो नहीं आपको मीनिंग ही नहीं पता उनके, चलो देख लिया, अच्छा ये 8 गलत है और नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट कर दिया। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं। जो 8 गलत हैं उसमें ये देखो जॉन से मीनिंग्स नहीं आते, मेक अ नोट, अपनी नोटबुक बनाइए, डेली बेसिस पे आप वहां पर लिखो जॉन से वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि घुमा फिरा के आप डेली करोगे ना, आप देखोगे पेपर में वो वाले वर्ड्स रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस। ठीक। फाइनली क्या कहना चाहती हूं मैं आपको, अगर आपने ब्लैंक्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। आपको करने तो आते हैं लेकिन इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं मिला करने का, मुझे स्ट्रेटेजीज तो आती हैं, वहां पे आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं हुई, मेरा माइंड वैसा वर्क नहीं किया जैसे करना चाहिए था पेपर में, क्योंकि मुझे टाइम भी तो मैनेज करना है ना साइमल्टेनियसली। फाइन, देन यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, यूज करो हमारा पोर्टल, जैसे मैंने आपको बताया यूज करो, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं वो यूज करो, ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअल में मेरा एक माइंडसेट डेवलप हो गया पेपर को देने के लिए। फाइन, एंड द लास्ट इज कंटिन्यूसली लर्न करो, लगातार करते रहो। जितने भी चैलेंजेस आते हैं, ये नहीं कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही तो छोड़ दो, अब तो मेरे से रीडिंग हो ही नहीं रही, कोई ऐसा ब्लैंक आ गया जहां पे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहीं पे रीडिंग की प्रैक्टिस ही बंद कर देते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनसे फीडबैक लो, कोई हमारी हेल्प चाहिए हमें बताओ, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, लेकिन बीच में कोई भी चीज छोड़ो मत, जहां पे आपको प्रॉब्लम आती है पूछो, सो दैट आप उस चीज में एकदम से फ्लुएंट हो जाओ, आपको समझ आने लगे चीजें। जब आपको समझ आएंगे ना, फिर ये आपको बर्डन नहीं लगेगा, फिर आपको मजा आएगा ये करके। ठीक है, और जब आपकी रीडिंग के ब्लैंक्स आपको करने आ जाएंगे ना, देन श्योरली यू विल बी गुड, यू विल बी परफेक्ट इन योर रीडिंग पार्ट। थैंक यू सो मच।